नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन और आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री विहार कैनाल रोड देहरादून में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील करते हुए कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से विश्व पर्यावरण दिवस से एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले संस्कार शिक्षा देने का काम मां के द्वारा किया जाता है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज मां के साथ मां के नाम के पौधे का रोपण किया गया। और ऐसे दिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी की प्रेरणा से विश्व पर्यावरण दिवस से उस दिन से पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला संस्कार, सबसे पहली शिक्षा देने का काम माँ के द्वारा होता है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने आज माँ के साथ माँ के एक पौधे का उनके नाम का रोपण किया है। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए वैसे भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान पौधों के रोपण का है, वृक्षारोपण का है। और ये अभियान हमारा हरेला पर्व से चल रहा है। हरेला पर्व पर हमने 50 लाख पौधे और वृक्ष लगाने का अभियान लिया था और पूरे महीने भर ये रक्षाबंधन तक ये कार्यक्रम चलेगा हमारा। और वैसे भी पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हम देश के ऐसे भूभाग में रहते हैं, ऐसे राज्य में हम सब राज्य के वासी हैं जो पूरे देश को और दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का मंत्र देने का काम, दिशा देने का काम करता है। उस दिशा में हम जहाँ विकास के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, उसका अभी जो नीति आयोग का सूचकांक इंडिकेटर जारी हुआ है, उस इंडिकेटर में हमारा राज्य उत्तराखंड देश के पहले राज्यों की श्रेणी में आ गया है। वहीं जहाँ इस दिशा में हमारी दिशा बिल्कुल ठीक चल रही है, वहीं हमने जीईपी का इंडिकेटर पे हम लोग आ चुके हैं, यानी कि अंतिम सोपान पे हम पहुंच गए हैं। एक जो हमारा ग्रीन बिल्डिंग का काम और एक ड्रेनेज का काम में थोड़ी सी अभी दिक्कत है और ग्रीन बिल्डिंग का काम थोड़ा लंबा चला है क्योंकि वो लेट स्टार्ट हुआ। लेकिन हमारे स्मार्ट सिटी के सभी काम लगभग हो गए हैं और वैसे हमें फिर 31 मार्च 2025 तक का समय मिला है। उससे पहले कम से कम हम ये काम पूरा करने का प्रयास। ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ बातें जानते हैं कि जिस प्रकार से शहरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है और निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे और बढ़ने वाला है, तो हमारे विभाग ने निर्णय लिया कि हम पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कुछ ऐसी नई टाउनशिप हम डेवलप करें। इसमें हमने 22 जगह चिन्हित की थी और लगभग उसमें 11-12 हम लोग उसको अंतिम स्थिति में ला रहे हैं ताकि इस पर हम लोग काम कर सकें, जनता को उससे लाभ हो सके। और ये जो जनसंख्या का घनत्व हमारा बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं जा वृक्षारोपण करता रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल। और जो हम लोगों ने एक अभियान चलाया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि हम लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, उसको हम लोग धरातल पर उतारने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। एमडीडीए कॉम्प्लेक्स के रखरखाव में कमी को लेकर आपने बताया था। इस 24 जुलाई से हरिद्वार से केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निकाल रही है, जिस पर देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को इस यात्रा की जगह प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए और कांग्रेस ने अपने समय में बाबा केदार के लिए कोई काम नहीं किया। उन्हें बाबा के सामने और उनके श्रद्धालुओं से क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, 2013 में जब उत्तराखंड के अंदर बाबा केदार के प्रांगण और उसके आसपास बहुत भयंकर आपदा आई थी, भयंकर आपदा के समय में पूरा केदारनाथ और उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और उस समय पर काफ़ी नुकसान हुआ था। और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उनके बनने के बाद केदार बाबा का नया स्वरूप पूरे देश दुनिया के सामने आया। नवनिर्माण का काम, पुनर्निर्माण का काम, केदार धाम को नए रूप में बनाए जाने का काम
तेज गति से चला, 1 चरणों में, 2 चरणों में, 3 चरणों में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर गुफा के अंदर प्रवास किया, रात्रि को वहीं रहे, उन्होंने ध्यान लगाया और लगातार उसकी समीक्षा की, मॉनिटरिंग करी और नवनिर्माण के कार्यों का अनेक जो कार्य हो रहे हैं वहाँ पर, चाहे वो सरस्वती पर बनने वाले सरस्वती घाट हों या पीछे की रिवर फ्रंट हो, ध्यान केंद्र हों, शंकराचार्य जी की समाधि हों, तीर्थ पुरोहितों के आवास हों, सब पर काम हो रहा है। रोप वे का भी शिलान्यास होकर उस पर भी काम आगे बढ़ रहा है। आज बाबा केदार पूरी दुनिया के अंदर भव्य रूप में और दिव्य रूप में पूरी दुनिया आज जान रही है। बाबा का जो स्वरूप है पूरी दुनिया में जा रहा है, जो हमारा ये धाम आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और लगातार सालों में आने वाले जो बाबा के भक्त हैं पूरे देश दुनिया के, उनकी संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। और ऐसे समय में जब कोई इनकी यात्रा निकलती है न्याय यात्रा के नाम से, वहाँ पर हमारे उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जाकर कहीं न कहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के बारे में उसकी कमियां गिनाते हैं। कभी यात्रा चलती है तब कमियां गिनाते हैं। आज सारे देश दुनिया के इतनी बड़ी भक्त संख्या में आ रहे हैं और कांग्रेस ने अपने समय में बाबा केदार के लिए कोई काम नहीं किया। उनको ये यात्रा की जगह प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए और बाबा के सामने और देश दुनिया के श्रद्धालुओं के सामने जो लोग बाबा केदार पर गहरी आस्था रखते हैं उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि वो स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, चारधाम यात्रा को खराब कर रहे हैं, जिसके कारण से आने वाले समय में लोगों के अंदर गलत मैसेज जाता है, गलत संदेश जाता है। राजनीति करने के बहुत सारे मॉनसून सीजन में डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे को लेकर जिला स्वास्थ्य महकमा लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल देहरादून में डेंगू की भारी संख्या में मामले देखने को मिले थे, जिसके बाद इस साल के लिए स्वास्थ्य विभाग पहले से ही डेंगू की रोकथाम के लिए कवायद में जुटा हुआ है। इस बात पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि देहरादून नगर निगम में हमारे 100 वार्ड है और इन सभी वार्डों में हमने कुल 591 आशाओं की ड्यूटी लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आशाओं पर निगरानी रखने के लिए 28 आशा फैसिलिटेटर हमारे पास है और आशा कार्यकर्तियां घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और जहां भी कहीं डेंगू का लार्वा मिलता है तो उसे नष्ट करने का काम किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि नगर निगम में हमारे 100 वार्ड हैं, तो 100 वार्ड में हमने 591 आशाओं की ड्यूटी इसमें लगाई हुई है, जो उनके ऊपर सुपरविजन के लिए 28 आशा फैसिलिटेटर हमारे पास हैं। तो ये हमारी आशाएं घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रही हैं और जहाँ कहीं भी हमें कंटेनर में या अन्य किसी चीज़ में डेंगू का लार्वा मिल रहा है तो उसको वो नष्ट कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को होटल और ढाबे वालों को रेट लिस्ट के साथ ही अपना नाम भी लिखना होगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने बताया कि लगातार कांवड़ियों की तरफ से कांवड़ पटरी पर शिकायतें सामने आ रही थी। उन्होंने कहा उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर सत्यापन ड्राइव चलाया जा रहा है। इसके साथ ही कांवड़ मार्ग पर जो होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट है या जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उन्हें उनके मालिक का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा। ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये चूंकि कांवड़ यात्रा मार्ग पे आपने देखा होगा विगत वर्षों में भी और इस साल भी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है। जैसे कल प्याज लहसुन को लेकर वाले खाने को परोसने को लेकर के विवाद हो गया था। तो इस तरह के ये विवाद तभी हो जाता है जब रेट लिस्ट नहीं लिखा रहता है। पता चला कि कोई सामान खरीदा किसी ने और उसका एग्जॉर्बिटेंट रेट पे पैसे मांग लिए गए, उसको लेकर विवाद हो जाता है। कई बार पता चला कि जो प्रोप्राइटर है वो किसी दूसरे धर्म का या कहीं से है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में क्रिएट हो जाती है। तो उस सबको देखते हुए एक वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है और सबको ये निर्देशित किया गया है कि जो भी लोग जिनके नाम पे वो मिला है उनको ठेका, वो अपना नाम डिस्प्ले करें साथ में, जिससे कि हमें वो मालूम रहे कि कौन सी व्यक्ति है। इसमें कोई एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है, एंटी नेशनल एलिमेंट तो नहीं है जो वहाँ उस हमारे इसको उसमें बेग डालने का प्रयास कर सकता है। उसी के तहत ये हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें कोशिश यही है कि सभी लोग आइडेंटिफाइड हों, वेरीफाइड हों और एक रेट लिस्ट वहाँ पर रहे, जिससे कि कांवड़ियों के मन में जहाँ पे जिनको सामान खरीदना है, खाना पीना है, वो अपना करेंगे, लेकिन कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी। तो इसी आशय के दृष्टि
उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अगस्त महीने में राज्य सरकार विधानसभा सत्र को गैरसैंण में आयोजित करेगी। उन्होंने बताया कि सत्र की तिथि के निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल की तरफ से मुख्यमंत्री को निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद अगस्त महीने की किसी भी तारीख को सत्र आयोजित किया जाएगा। लोग बहुत जल्द इसमें निर्णय ले रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने अभी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था कि ये सत्र हम गैरसैंण में लेंगे, वहीं करेंगे और तिथि के निर्धारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। लेकिन ये तय है कि अगस्त माह में हम लोग संवैधानिक बाध्यता के रूप में और आवश्यकता के रूप में हमने अगस्त में करना है। तो अगस्त माह के किसी भी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद हम लोग इसे गैरसैंण में करेंगे। हल्द्वानी में डीएम वंदा सिंह ने चौफला वन चौकी की तरफ बहने वाली बरसाती नाले का सिंचाई विभाग, वन विभाग, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, अपर नगर आयुक्त और तहसीलदार के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश भी मौके पर पहुंचे, जहां पर बरसाती नाले को किस तरह से लोगों के घरों और खेतों में आने से रोका जाए, इसको लेकर उपाय तलाश किए गए। वहीं नैनीताल जिलाधिकारी वंदा सिंह ने कहा, स्थानीय लोगों के द्वारा भी पानी की निकासी को लेकर सुझाव दिए गए हैं, जिस पर चर्चा की जाएगी और बरसात के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा जेसीबी मशीन भी लगा दी जाएगी, ताकि जल भराव होने की स्थिति में पानी को चैनलाइज किया जा सके। इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण मैं कर चुका हूँ। मुझे जो ज़मीनी हकीकत है और सच्चाई है वो मुझे पता है। ये जो नाला यहाँ आता है, ये हल्द्वानी विधानसभा से होते हुए कालाडूंगी विधानसभा में इन घरों में सीधे मलबा जा रहा है। इसका जो स्रोत है वहाँ से 70 मीटर की अगर एक चैनलिंग हो जाएगी और वो रकसिया नाले में डाल दिया जाएगा तो 80% यहाँ के जल भराव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। बाकी ड्रेनेज एक बड़ी व्यवस्था है और बहुत बड़ा विषय है और इसका पूर्वानुमान करते हुए जो हमारे अधिकारीगण हैं, इन्हें जनवरी से लेके जून तक ये सारे कार्य संपन्न करा देने चाहिए। ये हमारी तात्कालिक जो राहत ये अभी देने को तैयार हैं वो ऐसा है, देखिए उसमें चेक डैम बना देंगे, उसमें क्या कहते हैं पिंजरे लगा देंगे, उसमें पत्थर से चैनलिंग कर देंगे, जेसीबी लगा देंगे। लेकिन स्थायी उसके लिए मेरी मांग है कि इन सारे नालों में सुरक्षा दीवारें बने और जो ये सड़कें जा रही हैं इनमें ह्यूम पाइप डले अथवा या फिर ड्रेनेज का सिस्टम बने और इसमें ड्रेन में जाए, क्योंकि देखिए ये स्लोप से आ रहा है पानी और नेचुरल ग्रेविटी जो पानी की है वो लेके ही नीचे आएगी और जाएगा ही जाएगा, जल भराव होता रहेगा जब तक स्थायी इसका कोई सोल्यूशन ना हो। जल भराव हो रही है उसे निजात मिल सके। यहाँ पिछले कुछ दिनों से समस्या आ रही थी, क्योंकि यहाँ 1-2 साल पहले नहर का कवरिंग का काम हुआ है। उसके बाद जो पानी का निकास नहीं होने की वजह से लोगों के खेतों में, घरों में पानी भरने की दिक्कत आ रही है। इसका सिंचाई विभाग से हमने एक एस्टिमेट बनवाया था। सिंचाई विभाग ने उसमें टेंडर वगैरह भी कर दिया है, बट उसमें कुछ लोगों को आपत्ति भी थी और कुछ अलग जो है विभिन्न सुझाव आए थे जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके। उन्हीं पर हम जनता के सुझाव लेने के लिए आज यहाँ मौके पर आए थे। लोगों ने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बताए कैसे इसका प्रैक्टिकल समाधान हो सकता है और यही सहमति बनी है कि जो 2 सुझाव हैं मुख्य रूप से, उन्हीं में काम हम लोग दोनों में करें। एक समाधान के भरोसे इसमें जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो दोनों तरफ विभाग काम करेगा। वन विभाग और सिंचाई विभाग इसका संयुक्त सर्वे भी करेंगे और फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को मिनिमम डैमेज से क्या सॉल्यूशन हम जल निकासी का निकाल सकते हैं उस पर विभाग अपना कार्य प्रारंभ करेगा। तात्कालिक के लिए यहाँ पर एक जेसीबी, हम एक्सट्रीमली हैवी अलर्ट जब भी आता है बरसात का, तो यहाँ एक मशीन हमेशा रहेगी ताकि कोई भी समस्या आए तो उसको तात्कालिक निस्तारण किया जा सके। मौसम को लेकर अलर्ट भी है, उसको लेकर क्या निर्देश हैं जनपद के अंदर? मौसम के लिए अगले 3 दिन के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अलर्ट हमारे जनपद में प्राप्त हुआ है। सभी विभागीय अधिकारियों की टीमें हर तहसीलों में बनी हुई हैं और पहले से भी विभाग के अधिकारी इस तरह के अलर्ट में उनको एक स्टैंडर्ड निर्देश जारी रहते हैं। वही निर्देश इस बार भी दिए गए हैं। रिस्पांस टाइम को कम से कम करना है और जो रिलीफ लोगों को दिया जाना है किसी भी प्रकार की कोई संकट की परिस्थिति में, वो रिलीफ तत्काल। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के चौफला जंगलात चौकी के पास बरसात के समय पहाड़ से आने वाला पानी और मलबा फैल जाता है, जिससे वहां रहने वाले लोगों के घरों में इस बरसाती नाले से खतरा बना रहता है। साथ ही चौफला से चंबल पुल तक
नहर कवरिंग कार्य के बाद से पानी की निकासी न होने से भी क्षेत्र में समस्या हो रही है। समस्या के स्थायी और तात्कालिक समाधान हेतु नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और साथ ही निरीक्षण के दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने डीएम के निरीक्षण के दौरान नैनीताल जिले की डीएम वंदना सिंह से खास बातचीत की। जिला प्रशासन लगातार मौका मुआयना कर रहा है उन सभी जगह का जहां पर दिक्कतें हो रही मानसून की बारिश को लेकर के। अभी आप देख सकते हैं जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह आई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज आप यहां पर नाले का निरीक्षण करने आई हैं, क्या किस तरह के दिशा निर्देश दिए आपकी तरफ से? ये वन विभाग के एक चौकी के पास से नाले का एक इशू पिछले कुछ दिनों से काफ़ी आ रहा है। लोगों के घरों में पानी भरने की समस्या आ रही है। इसके लिए सिंचाई विभाग ने एक सॉल्यूशन निकाला है, जिस पर जनता के कुछ सुझाव थे, वो हमने आज निरीक्षण के समय लिए हैं। उसमें जो तात्कालिक काम हो सकते हैं वो विभाग अभी तत्काल शुरू कराएगा और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे विभाग की डीपीआर तैयार हो गई है। टेंडर भी निकल गया है। जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होती है काम तत्काल शुरू हो जाएगा। जगह जगह चैनलाइजिंग की ज़रूरत है और उसको लेकर के लगातार आपकी तरफ से यहाँ पर कहा भी जा रहा है, निर्देश भी दिए जाते हैं। अभी किस प्रकार के निर्देश दे रहे हैं और यहाँ पर आकर के क्या स्थिति को आपने देखा है? हमारे बहुत सारे नाले हल्द्वानी शहर के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। पहाड़ों में भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं। उनमें बरसात से पहले भी चैनलाइजेशन हुआ था। बीच की जो बरसात हुई हैवी एक हफ्ते की, उसमें काफ़ी मलबा दोबारा नालों में आया है, जिसमें लगातार उसी दिन से काम चल रहा है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ है वो प्रोवाइड कराने के लिए काम कर रहे हैं विभागों की टीम में, और रिस्पांस को कम से मिनिमम रखा जा रहा है टाइम को। इसमें प्रयास यही है कि इस तरह की परिस्थितियां जहां एक बार उत्पन्न होती है वहां तत्काल सॉल्यूशन निकाला जाए और वहां किसी भी प्रकार के दोबारा कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। मैम, अतिक्रमण को लेकर भी आपने बेहद सख्त निर्देश दिए हैं। क्या है नदी नालों के किनारे जो लोग रहने वाले हैं उनको लेकर? ये कुछ नदी नाले हमारे जो ट्रेडिशनली पुराने लंबे समय के अतिक्रमण हैं और उसकी वजह से नालों की चौड़ाई कम हो गई है, उसमें जो विभागीय नक्शे हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनके अनुसार सर्वे विभाग की टीम काफ़ी लंबे समय से कर रही है, क्योंकि लीगल प्रोसेस होती है और उसमें बहुत समय लगता है। नोटिस भी दिया जाना होता है, हर व्यक्ति को सुनवाई का अवसर भी दिया जाना होता है। ये सारी प्रक्रिया पूर्ण करके विधिवत तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई करेंगे। आपसे आखिरी सवाल ये है कि लगातार आप जगह जगह दिशा निर्देश दे रहे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं। अभी क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है 2 दिन तक, 48 घंटे तक, जिला प्रशासन नैनीताल की तरफ से क्या तैयारी करने वाली है और खासकर संवेदनशील एरियाओं में? एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना हुआ है। जब भी इस तरह के अलर्ट आते हैं, सभी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो अलर्ट रहते हैं। उनके अपनी जो मशीनरी है, मैन पावर है, वो तैयार रहती है। और इस बार भी जो अलर्ट आया है उसमें सभी विभागों की टीमों को हम लोगों ने निर्देश जारी किए हैं। जो स्टैंडर्ड एसओपी है उसके अनुसार विभाग अपना रिस्पांस त्वरित करेंगे और लोगों को जो रिलीफ पहुंचाया जाना है किसी भी संकट की परिस्थिति में, उसको कम से कम समय में पहुंचाएंगे। तो नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह का भी साफ तौर से कहना है कि जो ज़रूरत है यहाँ पर जिस तरीके की प्रशासन लगातार उस जगह पर जा रहा है, खुद मौका मुआयना करते हुए नजर आ रही है नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह, और लगातार यहाँ पर निर्देशित भी किया जा रहा है। तमाम तरीके से जो निर्णय है मानसून की बारिश को देख करके वो लगातार जिला प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं। अमित चौधरी, ANB न्यूज, हल्द्वानी। जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर की गई छापामार कार्रवाई के दौरान अनियमितता मिलने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने जच्चा बच्चा केंद्र को सील कर दिया। आज जो ढकिया गुलाबो रोड पर स्थित जच्चा बच्चा केंद्र पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत साहनी के नेतृत्व में छापेमार कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान केंद्र में कमियां पाई गई और डॉक्टर की डिग्री भी सही नहीं पाई गई। इसके बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत साहनी ने जच्चा बच्चा केंद्र को सील कर दिया। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार हफ्ते में 1-2 सप्ताह में जैसे हमें समय मिलता है, हम जो है क्लिनिकों को एवं लैबों का निरीक्षण करते रहते हैं। तो आज से 1 हफ्ता पहले हमारे नगर निगम में, जहाँ पे मैं रजिस्ट्रार में पोस्टेड हूँ, वहाँ पर एक जन्म विवरण पत्र पहुँचता है एक बच्चे का। मार्च की उसका जन्म है एवं उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर पूनम गोला, BSc नर्सिंग स्टाफ। तो BSc नर्सिंग जो है वो डॉक्टर नहीं होते हैं, पहली बात। और BSc वालों को कोई ऐसी छूट नहीं है कि वो जो है गायनी का काम कर सके। इवन MBBS वालों को भी हम मना करते हैं। तो ऑब्स्टेटिक गायनी वाले ही जच्चा बच्चा केंद्र चला सकते हैं। और इस चीज़ को चेकिंग करने के लिए कल शाम को हमारी निगम की टीम यहाँ पहुँची और उन्होंने इनसे ये पत्र मांगे। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास गायनी है, हम कल आपको अपने पत्र दिखा देंगे। तो इस बात को सुनते हुए हमने इनको थोड़ा समय दिया कि चलिए कल 12 बजे तक अपने पत्र ला के जमा कर दीजिए। और हम इस जगह को ताले से बंद करके और वहाँ से जो पेशेंट्स थे उनको बाहर आग्रह करके निकाल दिया गया और उसके बाद हम ताला लगा के चले गए।
आज जब इनका वहाँ पहुँचना नहीं हुआ और इन्होंने कोई पेपर हमें जमा नहीं किए, तो अभी प्रशासन की टीम के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ताले के अंदर ही जो हमने बिल्डिंग सील कर रखी थी उसके अंदर पेशेंट्स जो हैं भरे पड़े थे। 7-8 महिलाएं और 2 आदमी अंदर से मिले, जिनको हमने आग्रह करके फिर बाहर निकाला, और डॉक्टर साहब यहाँ से लापता थी और हमारी प्रशासन की टीम ने इसे सील किया है। और डॉक्टर साहब अब पहुँची हैं तो ये बता रही हैं कि इनके पास कोई पत्र है नहीं फ़िलहाल, तो हमने इस नर्सिंग होम को सील कर दिया, उनको समझा दिया कि अभी ये कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि प्रशासन की फिर से कोई कार्रवाई की जाए। कोई नाम नहीं है, ये इन्हीं के नाम से चल रही है, डॉक्टर पूनम गोला नर्सिंग होम। खटीमा में विगत दिनों आई भीषण बाढ़ आपदा से तहसील क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों और नगर क्षेत्र का भारी नुकसान हुआ। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगातार आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग और राजस्व विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों की टीमों के द्वारा आपदा पीड़ित क्षेत्रों में पहुंचकर सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान आकलन के बाद पीड़ितों को मानक और नियमानुसार राहत राशि प्रदान की जाएगी। वहीं इस मामले में तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, राजस्व विभाग और उद्यान विभाग समेत अन्य विभागों की टीमों द्वारा सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें हमारी विभिन्न विभागों की टीम बनी हुई है कृषि विभाग से हुए नुकसान के सर्वे के लिए। कृषि में गाद आई है, फसल नुकसान हुआ है, इस समय हमारी टीम सर्वे का काम करेगी। इसमें हॉर्टिकल्चर विभाग, कृषि विभाग, गन्ना विभाग और अन्य विभाग भी शामिल, राजस्व विभाग की टीम भी इसको कॉन्टेक्ट कर रही है साथ में। तो खसरा संख्या, केस संख्या उनका रिकॉर्ड उनके पास होता है और जल्दी हमारा सर्वे आज शुरू हो जा रहा है प्रॉपर तरीके से, और जल्दी हम पूरी क्षेत्र का सर्वे कर लेंगे। जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही है वहाँ सर्वे करेंगे। सर, धान फसल के लिए इस समय क्या हेक्टेयर पर निर्धारित किया गया है जो मूल्य है सर? या करीब 10,000 से 18,000 अलग अलग रेट से, अलग अलग नुकसान का अलग अलग रेट है। 10,000 से 18,000 है। मूल्यांकन के बाद हेक्टेयर वाइज वो मुआवजा दिया जाएगा। सर, कब से इनका सर्विस स्टार्ट हो जाएगा? सर्वे आज से स्टार्ट हो रहा है इनका। ठीक है। क्षति हुई है या घूम कटा हुआ है या गाद आ गई है, सिल्ट आ गई है, तो इन सभी को जो हमारे प्रभावित गांव हैं वहाँ पर टीम सर्वे करेगी और उसका आकलन करके जो भी नियमानुसार उनको सहायता है वो उपलब्ध कराई जाएगी। अगर कोई पात्र व्यक्ति छूट भी जाता है तो दोबारा से सर्वे उनका करा करके किसी को छोड़ेंगे नहीं, और सभी जो श्रेणी में आते हैं जिनकी क्षति हुई है उनको लाभ प्रदान किया जाएगा। सर देखिए, ऐसा है कि जो गाद है वो 3 सेंटीमीटर से अगर अधिक है तो उसमें हमारा लगभग 22,000 रुपये का प्रोविज़न है, और दूसरा जो क्षति है 33% से अधिक है उसमें 17,000 रुपये का प्रोविज़न है, और इसी तरह से जो और अन्य हैं उनमें सभी के मानक हैं, उनके अनुसार से उनको उपलब्ध कराएंगे। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के भारत नेपाल सीमा स्थित मेलाघाट बाजार में एसडीएम रविंदर सिंह बिष्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी ने संयुक्त रूप से औचक छापेमारी कर 4 दुकानों से भारी मात्रा में खाद्य तेल और अन्य खाद्य सामग्री को बरामद किया है। छापेमार कार्रवाई में एक्सपायरी डेट के खाद्य तेल और अन्य खाद्य सामग्री को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। वहीं अग्रिम कार्रवाई हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है। एसडीएम रविंदर सिंह बिष्ट ने बताया कि पूरे खटीमा क्षेत्र में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज चेकिंग करी थी और इसमें पाया गया कि काफ़ी दुकान में 4 दुकानों में लगभग काफ़ी एक्सपायरी डेट के हमारे खाद्य तेल वो बरामद हुए, जिनको हमने जब्त कर लिया है और उन दुकानदारों के नाम भी नोट कर लिया, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की। देखिए, अभी फिलहाल हमने मेलाघाट रोड में किए और ये पूरे हमारे खटीमा क्षेत्र में होगी, जहाँ पर भी एक्सपायरी डेट का सामान है जो कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है, उसको हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी को हमने बोल दिया, लेकिन वो पहुँच नहीं पाई, कोई कोर्ट में मामला था उनका, लिहाजा हमने इसमें छापेमारी की है और ये सारे जो हमने जो एक्सपायरी डेट के हैं उनको जब्त कर लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। में हो गया है लगभग काफ़ी मात्रा में खाद्य तेल है 10 टन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।